spreading knowledge. फ्रेंड्स, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने लगा हूँ, ये टॉपिक एक बहुत ही खास टॉपिक है इंडस्ट्री के परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखें कि मुल्क में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, और जिन इंडस्ट्रीज में अच्छा परफॉर्म हो रहा है उस इंडस्ट्री के अंदर तो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस इंडस्ट्री शो नहीं कर रही, तो उससे ये पता चलता है कि लोग दो तरह की प्रॉब्लम में हैं। एम्प्लॉइज, एक एम्प्लॉइज प्रॉब्लम में है पुअर परफॉर्मेंस की, दूसरा अंडर परफॉर्मेंस की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की एक्सरसाइजेज हैं और जो मैंने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 40 साल से इन चीज़ों को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ड्यूरिंग जॉब, आफ्टर जॉब, इन माय बिजनेस करियर। तो मैंने ये देखा है कि जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो लोग कुछ परेशान होते हैं। किससे परेशान होते हैं? कि मुलाजमीन की नाकिस और कम कारकर्दगी है। फिर वो ये सोचते हैं कि कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को बेहतर कैसे बनाया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इज इट पॉसिबल? यस, ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल। मैं आज आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि परफॉर्मेंस होती क्या है। परफॉर्मेंस जो है ये बेसिकली ये बताती है कि कोई भी एक आदमी, कोई एक एम्प्लॉय वो अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बताए गए टास्क को किस हद तक पूरा करता है, जिसमें हम उसकी क्वालिटी देखते हैं, जिसमें हम उसकी एफिशिएंसी देखते हैं, जिसमें हम उनकी इफेक्टिवनेस देखते हैं। तो एम्प्लॉइज की जो परफॉर्मेंस है ये बताई जाती है कि जो उसको जॉब दी गई है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। दूसरी बात, अब वो की एलिमेंट क्या है, कैसे पता चलेगा? आप देखेंगे क्वालिटी, आप देखेंगे क्वांटिटी, आप देखेंगे टाइमलीनेस, आप देखेंगे एफिशिएंसी, आप देखेंगे इफेक्टिवनेस। तो किस क्वालिटी का काम कर रहा है? एक स्टैंडर्ड आपने सेट किया है, क्या उसके मुताबिक काम कर रहा है? कितना काम कर रहा है? जो आपने उसको बताया कि तुमने इतना काम करना है, क्या वो क्वांटिटी पूरी कर रहा है? फिर टाइमलीनेस, जो टास्क आपने दिए, टाइमलाइन सेट की, क्या उसके मुताबिक काम कर रहा है? एफिशिएंसी, जो आपके रिसोर्सेज थे उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहा है, टाइम, मनी, एफर्ट, मशीन, इक्विपमेंट, जो भी रिसोर्सेज हैं, क्या उसके मुताबिक उन चीजों को, रिसोर्सेज को यूज करके क्या आपको वो रिजल्ट दे रहा है? और फिर इफेक्टिवनेस, कि वो रिजल्ट आपकी इंटेंडेड रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो ये वो चार चीजें, पांच चीजें जो कि एलिमेंट हैं, जिसको मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस के अंदर देखा जा सकता है। अच्छा, मैंने अभी दो बातें की आपसे, एक की पुअर परफॉर्मेंस और एक की अंडर परफॉर्मेंस। ये दोनों अलग अलग चीजें। पुअर परफॉर्मेंस, आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए, वो उसके एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड से नीचे काम कर रहा है, ये पुअर परफॉर्मेंस है। अंडर परफॉर्मेंस, ये जो उसके अंदर कैपेबिलिटी है, जो उनके अंदर पोटेंशियल है, जो उससे एक्सपेक्टेशंस है, उसके मुताबिक वो परफॉर्म नहीं कर रहा। अब आप इसमें ये दो अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको ये बताऊं कि पुअर परफॉर्मेंस, शायद उसके अंदर जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो उससे एक्सेप्टेबल नहीं है, वो उससे नीचे काम कर रहा है। और अंडर परफॉर्मेंस, कि वो जो उसका पोटेंशियल है, जो वो कर सकता है, उसके मुताबिक काम नहीं कर रहा। तो सिचुएशन वेयर एम्प्लॉइज आर टीम कंसिस्टेंटली फेल, अब परफॉर्मेंस लो तब होती है, परफॉर्मेंस पुअर तब होती है कि जब वो कंसिस्टेंटली फेल हो जाते हैं कि जो आपने वर्क स्टैंडर्ड जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे, वो गोल्स, वो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर और क्या क्या चीज शामिल, इसके अंदर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। अगर वो उसके मुताबिक काम नहीं कर रहा, वो अचीव नहीं कर रहा, ये भी चीज उसकी पुअर परफॉर्मेंस की तरफ लेके जाती है। फिर काम के दौरान बार बार गलतियां कर रहा है और रीवर्क कर रहा है, ये भी पुअर परफॉर्मेंस है। इसी तरह से लो प्रोडक्टिविटी आउटपुट है। इसी तरह से अटेंडेंस और पंक्चुअलिटी में जो है वो पुअर है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, कोई मोटिवेशन नहीं है, और पुअर टीम वर्क है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, और वो जो ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिसीज हैं उसको फॉलो करने में भी उसका फेलियर है। अब ये देखें, ये अगर आप ऑर्गेनाइजेशन किसी में जाएं, जैसे मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ, तो ये जो चीजें हैं ये मुझे कदम कदम पर नजर आती हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, थोड़ी या ज्यादा, लेकिन जब ये चीज ज्यादा हो जाती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी डिटेरियोरेशन शुरू हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम इसको किस तरह से कवर करें। मैं इसको कवर करने के लिए 8 स्टेप्स समझता हूं। वैसे तो 7 स्टेप्स होते हैं, लेकिन इसके लिए 8 स्टेप्स मैं समझता हूं कि होते हैं। अच्छा, 8 स्टेप्स जो हैं
उनमें पहला है आइडेंटिफाई द पुअर परफॉर्मेंस। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि पुअर परफॉर्मेंस देखनी है क्या, अंडर परफॉर्मेंस क्या है, पुअर परफॉर्मेंस क्या है, फैक्चुअली एविडेंस देखें, फिर रूट कॉज निकालें, ये 2 नंबर पॉइंट। फिर आप रूट कॉज निकालें, वजह ढूंढें। तीसरी, क्लियर फीडबैक दें, बिठाएं और बड़े ही ऑनरेबल वे में और बड़े तरीके के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उसको फीडबैक दें। फिर उसको बताएं कि एक्सपेक्टेशंस क्या, क्लियरली उसको बताएं। फिर उसको पूरा करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप कोई इंप्रूवमेंट प्लान दें, उसके साथ डिस्कस करके। उसके बाद सपोर्ट प्रोवाइड करें, रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, फिर उसको मॉनिटर करें और रिव्यू करें प्रोग्रेस को, और फिर फ्यूचर एक्शन प्लान बनाएं। मैं अभी इन 8 पॉइंट्स को आगे अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखें, आइडेंटिफाई पुअर अंडर परफॉर्मर्स। सबसे पहले वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें जिसको आप कह रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं कर रहे हैं, ये पुअर परफॉर्मेंस के जुमरे में आता है। और उसके लिए ऐसे नहीं क्लियर स्टेटमेंट नहीं देनी, बल्कि उसके लिए यू हैव टू कलेक्ट द ऑब्जेक्टिव डाटा। वो एज ए एविडेंस आप बताएंगे कि जनाब ये आइडेंटिफाई किया मैंने और ये डाटा है जो ऑब्जेक्टिव एविडेंस है। दूसरा, आपने उसकी रूट कॉज निकालनी है, ये प्रॉब्लम क्यों है। और रूट कॉज निकालने के लिए आप देखते हैं कि क्या इसके अंदर कोई स्किल नहीं है, कोई ट्रेनिंग, कोई मोटिवेशन, कोई पर्सनल इशू है उसको। ये सारी चीजें आपने देखनी है, रूट कॉज जो निकाल रहे हैं। और उसके बाद इसका भी ऑब्जेक्टिव एविडेंस निकालें, ऑब्जेक्टिव डाटा निकालें, ताकि जब आप रूट कॉज किसी के साथ शेयर करेंगे, उस एम्प्लॉय के साथ, तो आपके पास एक क्लियर कट डाटा ऑब्जेक्टिव एविडेंस होना चाहिए। तीसरी चीज है क्लियर फीडबैक दें। अब आपने जब ये चीजें इकट्ठी की, आइडेंटिफाई किया उसका पुअर परफॉर्मेंस, रूट कॉज निकाली, तो अब आप उसके साथ बैठ जाएं, प्राइवेटली एक मीटिंग करें। सबके दरमियान में एम्बेरस मत कीजिएगा, प्राइवेट मीटिंग करें, स्पेसिफिक और रिस्पेक्टफुल वे में और कंस्ट्रक्टिव वे में उसके साथ डिस्कस करें और शेयर करें इन इम्पैक्ट कि अगर ये चीज आपने कर ली तो आपको क्या फायदा होगा और कंपनी का क्या फायदा होगा। और फिर नेक्स्ट, क्लियर एक्सपेक्टेशन बताएं। आप उसको बता दें कि क्लियरली अब हम चाहते क्या हैं, हमारा एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है। उसके लिए आप कुछ KPIs बनाएंगे परफॉर्मेंस के, आप बताएंगे कि अच्छी और बुरी चीज क्या है और KPIs क्या है, और साथ ही जॉब डिस्क्रिप्शन भी होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पांचवी चीज ये है कि आप इंप्रूवमेंट प्लान बनाएं। आपने ये बता दिया ना कि आप अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और ये इसका आपको क्या फायदा होगा, कंपनी को क्या फायदा होगा। साथ ही आपने कहा कि इंप्रूवमेंट प्लान, जब तक ये प्लान नहीं होगा इसको अचीव ही नहीं कर सकते। तो प्लान के अंदर आपने गोल और टारगेट बताने हैं, टाइमलाइन डिफाइन करनी है, ट्रेनिंग का टाइम जो उसको चाहिए वो बतानी है, सपोर्ट आपने क्या देनी है, और कब आपने उसकी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करना है। तो ये प्लान का हिस्सा हो। अब ये जो प्लान आप बना रहे हैं ना, बेसिकली इस प्लान में भी उसको शामिल करें, अदरवाइज उसकी ओनरशिप नहीं आएगी। आपको प्लान में उसको शामिल करना है ताकि उसकी ओनरशिप आए और उसकी इनपुट भी आ जाए और वो क्लियरली उसको अंडरस्टैंड भी करे। अब नेक्स्ट छठा स्टेप है प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज। अब प्लान बन गया, प्लान की इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आ गया, तो अब आपको उसके लिए मेंटोरिंग करनी है, ट्रेनिंग करनी है, कोचिंग करनी है, इसके अरेंजमेंट करने हैं, रिसोर्सेज उसको प्रोवाइड करने हैं। ये चीजें आप, ये उस प्लान का हिस्सा भी होगा, लेकिन यहां पर अब आपने एग्जीक्यूट करना है और उसको ये चीजें प्रोवाइड करनी है। उसके बाद मॉनिटर एंड रिव्यू प्रोग्रेस, ये 7वां स्टेप है। रेगुलरली फीडबैक, मीटिंग करें और साथ में उसकी छोटी छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें। कुछ उसने माइलस्टोन अचीव किए हैं उस प्लान के, उसको सेलिब्रेट करें। ये दीज आर द स्मॉल विन्स, ये आप करें। और प्लान में अगर कहीं जरूरत हो तो रीअसेसमेंट भी कर सकते हैं आप इसको रियल टाइम के अंदर। और 8वां पॉइंट है टेक फर्दर एक्शन इफ रिक्वायर्ड। अब देखें कि 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपने मॉनिटर कर लिया, रिव्यू कर लिया, अगर तो वो जॉब असाइनमेंट के मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गुड परफॉर्मेंस दे रहा है तो वेरी गुड। अगर वो नहीं दे रहा, उसने सोच लिया है, उसने कसम खा लिया कि मैंने ऐसे ही करना है, तो इसकी रीजन कुछ और हो सकती है। डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है HR पॉलिसी से, उसकी टर्मिनेशन हो सकती है, क्योंकि आपने अपना पूरी कोशिश करके देख ली। और ये नहीं सोचना कि ये बेचारा क्या करेगा। अगर वो बेचारे के बारे में आप सोचना शुरू करेंगे तो आपकी कंपनी बेचारी हो जाएगी। तो आपने ये देखना है कि अब इन तिलों में तेल नहीं है, हमने पूरी कोशिश करके पूरी एक्सरसाइज से लेके चले गए हैं, लेकिन ये जो एम्प्लॉय है अब ये ठीक होने वाला नहीं है। तो आप डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं उसकी पुअर परफॉर्मेंस के ऊपर, उसकी टर्मिनेशन भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए, एक लिमिट तक आप टाइम उसके ऊपर लगाएंगे एम्प्लॉइज के ऊपर, उस लिमिट से ज्यादा आप अपना टाइम लगाएंगे तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो रह जाएंगे। एनी हाउ, अब मैं आपको आखिर में कुछ 10 पॉइंट बताना चाहता हूं। क्या ये
एम्प्लॉइज ही के अंदर सारा कुछ फॉल्ट है जिसको आप टर्मिनेट कर देंगे और उसके बाद दोबारा फिर नया आदमी लेंगे, नया एम्प्लॉय लेंगे, तो क्या ये नहीं होगा? ये मैंने देखा है, बारहा देखा है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग कोशिश करते हैं, एक छोटी सी कोशिश करते हैं एम्प्लॉय को बेहतर करने के लिए, और नहीं होता तो उसको टर्मिनेट कर देते हैं, फिर दूसरे को लेके आते हैं, कुछ अर्से बाद पता चलता है कि उसको भी टर्मिनेट करने की जरूरत है क्योंकि वो भी नहीं परफॉर्म कर पा रहा। तो इसका मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कुछ हैं, तब आप एक्सपेक्ट करें कि आपके एम्प्लॉय सही परफॉर्म करेंगे। मिसाल के तौर पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां मैं देखता हूं कि उनके पास जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही नहीं होती, जेडीज नहीं बनी हुई होती, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्सपेक्टेशन ये बनी हुई नहीं होती, और अगर बनी होती है तो सिर्फ किसी को दिखाने के लिए बनी होती है, ना किसी से डिस्कस की हुई होती है, ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, ना प्रॉपर्ली कम्युनिकेट किया हुआ होता है। फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट का प्लान ही नहीं होता, ये भी होना चाहिए। फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, मैं इसके ऊपर कभी आपसे डिस्कस करूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन में मैं देखता हूं कि क्वालिटी पॉलिसी है, सेफ्टी पॉलिसी है, उन्होंने एक जगह पे पेस्ट कर दी और कहा जी हमने इसको कम्युनिकेट किया। दिस इज वन वे कम्युनिकेशन। पूछे कभी किसी से कि इस पे क्या लिखा हुआ है, वो नहीं बता सके। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जिससे आपका मकसद हल हो रहा हो। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड सुपरविजन ये आपको चाहिए, और लीडरशिप को डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज ये बहुत जरूरी है, आपने जो जो रिसोर्सेज इस प्लान का हिस्सा हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो तो मौजूद होने चाहिए। गोल्स, अलाइनमेंट और मोटिवेशन ये आपकी एक जिम्मेवारी है मैनेजमेंट की। फिर वर्क प्लेस कल्चर और एनवायरनमेंट ये बहुत मैटर करती है। फिर मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, पीरियोडिक अप्रोच होनी चाहिए, एक तरीकाकार होना चाहिए कि जिसमें आप कहें कि जी ये मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया है, इस टाइम पे इवेल्युएशन होगी, इस तरह से उसको कम्युनिकेट। उसके बाद फिर आप ये कर सकते हैं कि हर लेवल के ऊपर आपके पास परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान होने चाहिए, और उसके साथ फिर एचआर सपोर्ट और पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। देखें अगर ये सारी की सारी चीजें किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है या लैकिंग कर रही है, तो आपका जो एम्प्लॉय है वो अंडर परफॉर्म करेगा ही करेगा, उसकी पुअर परफॉर्मेंस फिर तय है। तो अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पुअर परफॉर्मेंस को खत्म करना है और अच्छी परफॉर्मेंस को लेके आना है, तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने 10 पॉइंट की आपको लिखी हुई बता दी है। आप इसके ऊपर अगर अमल नहीं करेंगे तो आप जो मर्जी कर लें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर कल्चर नहीं हो सकता। हमारी डीन्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इस फीडबैक में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आप कोई चीजों की क्लैरिटी चाहते हो, आप बिल्कुल मुझसे डायरेक्टली इसके फीडबैक में आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।